हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप? राइट, बढ़िया पढ़ रहे हो केमिस्ट्री मजे से? चलो, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज नेक्स्ट टॉपिक, लेक्चर नंबर 17। तो 16 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स किए थे हमने लेक्चर 16 में। 15th में आपको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ाया था, से प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ाई थी, और जिससे एस्टैब्लिश होता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उससे पिछले उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे। अब वही चीज आगे कंटिन्यू होगी, आज होगा वेव नेचर ऑफ पार्टिकल एस्टैब्लिश। ठीक है, तो आज हम उसका रिवर्स करने वाले हैं। जैसे जैसे लाइट के पास पार्टिकल नेचर हो गया, लाइट वेव है, वेव का पार्टिकल नेचर हो गया, तो अब पार्टिकल का वेव नेचर एस्टैब्लिश करेंगे। ओके, तो चलो पहले सुन ही लो इंट्रोडक्शन क्या होता है इसमें। इसमें ऐसे होता है भी, आप लोगों ने ये समझ लिया भी लाइट हैज अ डुअल नेचर। आप समझ गए ना, लाइट को वेव मानते हैं। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझाया था, लेक्चर नंबर 13 था शायद, राइट? जितना मेरे को लेक्चर नंबर नहीं याद, बट मेरे को टॉपिक याद है, मैंने आपको सिखाया था, जिसके न्यूमेरिकल थे सी न्यू लैम्डा। नेक्स्ट लेक्चर में उसके न्यूमेरिकल समझाए थे। तो लाइट एक वेव है, बहुत सारी वेव्स हैं, और लाइट भी उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पार्ट है। फिर लाइट का वेव नेचर भी चलता है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी चलता है। तो लाइट हैज अ डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब है कि कभी कभी आप लाइट को वेव मान के चलते हो, कभी कभी लाइट को पार्टिकल मान के चलते हो। कुछ फिनोमिनन लाइट के वेव के बेसिस पे एस्टैब्लिश होते हैं, कुछ फिनोमिनन लाइट पार्टिकल के बेसिस पे एस्टैब्लिश होते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? लाइट हैज अ डुअल नेचर। आज तक हम पक्का नहीं कह सकते भी लाइट वेव है या पार्टिकल है, तो डबल नेचर चलता है, उसे डुअल नेचर बोलते हो। ये इंसान की अपनी समझ है, तो उसने अपनी समझ के हिसाब से लाइट को डुअल नेचर का नाम दे दिया भी, कभी वेव कभी पार्टिकल। कुछ फिनोमेना वेव के बेसिस पे प्रूव हो जाते हैं, कुछ फिनोमेना पार्टिकल के बेसिस पे प्रूव हो जाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइट का कौन सा नेचर है? डुअल नेचर। कभी कभी वो क्या है? वेव, कभी कभी वो क्या है? पार्टिकल। अब क्या हुआ, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसका नाम था डिब्रॉय। ठीक है, उसे आम इंडियन लैंग्वेज में हम डी ब्रोगली कह लेते हैं। फ्रेंच था तो उसका नाम डिब्रॉय था, लुइस डिब्रॉय। तो लुइस डिब्रॉय क्या कहता था? ही वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, वो बहुत स्मार्ट बंदा था। उसने बोला अगर वेव के पास डुअल नेचर है, तो पार्टिकल के पास भी डुअल नेचर होगा। नेचर दो चीजों से बना हुआ है, समझ लो। नेचर दो चीजों से बना हुआ है, एक तो बना हुआ है वेव से, और एक बना हुआ है पार्टिकल से। सारी जो सृष्टि है, सारा जो ब्रह्मांड, सारी दुनिया है, कायनात, कुछ मर्जी बोल लो, ये दो चीजों से बनी हुई है, एक है वेव और एक है पार्टिकल्स। वेव का मतलब है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये साउंड वेव है, आपको पता है, मैं बोल रहा हूँ साउंड वेव है, ये माइक्रोफोन कनेक्टेड है यहाँ पे, ये माइक्रोफोन इसे कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, फिर ये स्टोर कर रहा है, फिर आप उसे सुन रहे हो दोबारा साउंड वेव की फॉर्म में। तो ये वेव्स हैं, ठीक है। आप इन ये सारी दुनिया सुन सकते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर अपलोडेड है। तो वेव्स आर डीलोकलाइज। डीलोकलाइज का मतलब स्प्रेड है, एक जगह पे बहुत सारी वेव्स हो सकती हैं, और एक जगह पे हम उसे कन्फाइंड नहीं कर सकते, और ये फैली होती है, उसे हम डीलोकलाइज बोलते हैं। ऐसे ही एक और चीज होता है पार्टिकल। जैसे तमनदीप सिंह नाम का बंदा, आइडेंटिटी एक ही है, ठीक है ना, मेरी आइडेंटिटी मेरी है, वो किसी और की नहीं होगी, है ना। जो मेरा रंग रूप है, या जो मेरी हाइट है, या जो मेरे फीचर्स हैं, या जो मेरा बोलने का स्टाइल है, वो कोई बंदा मिमिक कर सकता है, पूरा 100% नहीं कर सकता। मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सबके होते हैं, लेकिन 100% नहीं होते। तभी तो रियल स्टार्स की इतनी वैल्यू होती है। तो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो वेव्स डीलोकलाइज्ड है, मतलब स्प्रेड है, और दूसरी चीज है पार्टिकल जो कि लोकलाइज्ड है, मैं एक हूं। लेकिन अब वेव के पास तो डुअल नेचर है, तो मेरे पास भी डुअल नेचर होना चाहिए, पार्टिकल के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। तो डिब्रॉय ने, जो फ्रेंच साइंटिस्ट था, जिसे डी ब्रोगली भी बोलते हैं, उसके स्पेलिंग हालांकि इंडियन फॉर्म में डी ब्रोगलाई जाता है, लेकिन फ्रेंच तो उसका प्रॉपर नेम था डिब्रॉय। तो आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करिएगा, डिब्रॉय। तो डिब्रॉय क्या कहता था, ही वाज अ वेरी स्मार्ट। वो कहता अगर वेव के पास डुअल नेचर है, तो पार्टिकल के पास भी डुअल नेचर होगा। तो उसने आज हम एस्टैब्लिश करेंगे डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। डुअल नेचर मतलब पार्टिकल, पार्टिकल तो है ही है, तो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल एस्टैब्लिश करेंगे, राइट। तो उसे हम बोलते हैं मैटर वेव्स या डिब्रॉय वेव्स। ओके, तो टॉपिक का नाम है हमारा वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। ब्लू के नीचे ब्लू नहीं लिखते, किसी और कलर से लिख देते हैं, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। हाँ, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? वेव नेचर ऑफ पार्टिकल।
और इन्हें कौन सी बोलते हैं, कौन सी वेव्स प्रूव हो जाएंगी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैटर वेव्स। इसलिए सारे नाम ये बताता हूँ भी मतलब इनका एक ही है। आप कोई उसे वेव नेचर ऑफ पार्टिकल बोल देता है, कोई मैटर वेव बोल देता है, कोई डी ब्रॉय वेव्स बोल देता है। हाँ ये है पूरा, ठीक है। लुइस डी ब्रोगले नाम था बंदे का, तो उसने जो डिस्कवर की, हाँ डिस्कवर्ड, हाँ तो क्या बोलते हैं उसे, डी ब्रोगली वेव्स। डी ब्रोगली इंडियन वर्जन हो गया। फ्रेंच जो है बंदा, तो फ्रेंच नाम में से डिब्रॉय वेव्स बोलेंगे, ठीक है। डिब्रॉय वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, मैटर वेव, और आप ये भी बोल सकते हो डुअल नेचर ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल पार्टिकल तो है ही है, तो अब पार्टिकल वेव प्रूव हो जाएगा, तो डुअल नेचर ऑफ द पार्टिकल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, डुअल नेचर ऑफ द लाइट, क्योंकि लाइट के पास क्या था, लेक्चर नंबर 13 में पढ़ाया था भी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फिर 14 में उसके न्यूमेरिकल किए, फिर 15 में पढ़ाया था प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो वो पढ़ाया था पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो दोनों के बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूं, लाइट हैज अ कौन सा नेचर, बोलो डुअल नेचर। तो अगर लाइट का डुअल नेचर है तो दुनिया में दो ही चीजें हैं, लाइट और पार्टिकल्स। लाइट मतलब वेव और पार्टिकल, तो नेचर में सिमिट्री है। अगर वेव का डुअल नेचर है तो पार्टिकल का भी डुअल नेचर होगा। अगर वेव के पास वेव तो है ही है, वो पार्टिकल भी है, पार्टिकल के पास पार्टिकल तो है, तो पार्टिकल भी वेव होगा। सिमिट्री होती है, अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें, बुरे लोगों के साथ बुरी चीजें, ठीक है ना। कहते हैं ना कर्मों का फल यही मिल जाता है, वही वाली बात है। समझने की कोशिश करो भी लाइट एक वेव है, तो उसका वेव नेचर तो है ही है, और उसका पार्टिकल नेचर भी हो गया। तो पार्टिकल के पास पार्टिकल तो है ही है, तो पार्टिकल के पास कौन सा नेचर प्रूव होगा, आज हम करेंगे कौन सा नेचर, वेव नेचर। और उसे कौन सी वेव बोलते हैं, मैटर वेव, या दूसरी कौन सी वेव, लुइस डी ब्रोगली ने डिस्कवर की, ठीक है, डी ब्रोगली वेव, डी ब्रॉय, राइट। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ द पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय लुइस डी ब्रोगली, आल्सो नोन एज डी ब्रॉय वेव्स। क्लियर है सारी बातें, ठीक है। तो करें फिर ये फॉर्मूला कैसे प्रूव किया उसने। हालांकि उसने बहुत सारे रिसर्च किया, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला समझाता हूँ, उसे कैसे आइडिया मिला कि पार्टिकल के पास वेव हो जाता है, याद रखना। लेकिन ये उसकी सिर्फ एक अजम्पशन थी, उसने सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया, मैथमेटिकली नहीं प्रूव कर पाया। मैथमेटिकली मतलब प्रैक्टिकली जो है वो डेविसन जर्मर ने प्रूव किया, याद रखना ये क्वेश्चन आता भी है। जो अजम्पशन थ्योरी है वो डिब्रॉय ने प्रूव की भी, मतलब ऐसा पार्टिकल के पास वेव नेचर हो सकता है, और उसे प्रैक्टिकली प्रूव किया डेविसन और जर्मर, एक साइंटिस्ट हुए हैं। 12th में ये आपको पूरा मिलेगा, टॉपिक फिजिक्स में है ये। तो डेविसन और जर्मर नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव करके बताया भी इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है, तो और इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूव हुआ। किसने प्रूव किया, डेविसन और जर्मर ने प्रूव किया। आई बात समझ में, ठीक है। चलें फिर आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो लाइट के पास कौन सा नेचर है, सबको प्रूव हो गया, डुअल नेचर है। तो अब पार्टिकल के पास भी कौन सा नेचर होगा, डुअल नेचर होगा। पार्टिकल पार्टिकल तो है ही है, तो पार्टिकल को क्या प्रूव करने जा रहे हैं, वेव। कौन सी वेव बोलते हैं, मैटर वेव्स, या कौन सी वेव, डी ब्रॉय वेव्स। चले, गुड, कर दूं अब ये सारी चीजें, ठीक है। देखो फिर, गुड। तो देखो क्या होता है अब, तो होता यूं है, तो डी ब्रॉय वेव्स करने जा रहे हैं हम। टॉपिक लिख लीजिए आप, अब नोट करना शुरू कर दीजिए, हैव योर पेन एंड पेंसिल। हाँ, डी ब्रॉय वेव्स, लुइस डी ब्रॉय ने डिस्कवर की, सन था वो 1820, नॉट श्योर अबाउट ईयर, इसके आसपास था जिसने जब उसने डिस्कवर की, ठीक है। तो हाउ ही गेव एन आइडिया, तो उसको आइडिया कैसे मिला भी मैटर वेव्स होती हैं। हाँ, तो पहले वो बोलता था ऑल मटीरियल पार्टिकल्स in motion possess, मतलब उनके पास होता है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव बनती है उनकी। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब वही एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी। कहता ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन पे possess वेव कैरेक्टरिस्टिक्स
नॉन एज, क्या बोलते हैं उन्हें, नॉन एज कौन सी वेव्स, मैटर वेव्स, या और क्या नाम देंगे, डी ब्रॉय वेव्स। ठीक है, तो जितने भी मटेरियल, मटेरियल मतलब जिनका मास होता है, याद रखना, मटेरियल मतलब जिनका मास होता है। तो मटेरियल पार्टिकल जब मोशन में होंगे, यानी कि मैं, आप, कोई भी मटेरियल पार्टिकल जब मोशन में होगा तो उसके पास क्या होंगे, वेव्स होंगी। और वेव्स को कौन सी वेव्स बोलेंगे, मैटर वेव्स या डी ब्रॉय वेव्स। अब इसका फॉर्मूला कैसे राइट करना है, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ द डी ब्रॉय वेव्स, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉय वेव्स, या मैटर वेव्स भी बोल सकते थे आप। तो हाउ टू गिव एन आइडिया, उसे कैसे पता चला कि मैटर वेव्स होती हैं, तो उसका कहना था E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर होता है। हाँ, तो ये आपने सुना होगा, इसे आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन बोलते हैं भी। अगर किसी बॉडी के पास मास m है और वो वेलोसिटी, ये तो पार्टिकल लाइट के लिए हुआ, हाँ दिस इज एप्लीकेबल फॉर लाइट, लेकिन अगर इसे पार्टिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो ये mv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब मैं जो है वो c से कभी भाग ही नहीं सकता, मैं तो v वेलोसिटी से भागूंगा। अभी मेरी कितनी वेलोसिटी है, जितनी अर्थ की वेलोसिटी है, क्योंकि मैं तो रेस्ट पे खड़ा हूँ आपके सामने, लेकिन अर्थ मूव कर रही है तो मैं भी अर्थ के साथ मूव कर रहा हूँ, तो मेरी वेलोसिटी अर्थ के बराबर वेलोसिटी है। तो किसी पार्टिकल के लिए ये जो रिलेशनशिप होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। नंबर वन, m क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, मास ऑफ द पार्टिकल, और v क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो m रिप्रेजेंट मास, v रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, तो E इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। अच्छा, अब अभी आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी है, वो कहता है एनर्जी ऑफ द वेव कितनी होती है, h न्यू, यानी कि hc बाय लैम्डा। ध्यान से सुनना, hc बाय लैम्डा। लेकिन अगर यहाँ पे भी अगर हम बात करें किसी पार्टिकल के लिए, तो पार्टिकल के लिए v, c की जगह v आ जाएगा। फॉर पार्टिकल c इज इक्वल्स टू v, तो E बन गया कितना बोलो, h v बाय लैम्डा। h याद है ना, कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। ओके, क्लियर है सारी बातें, राइट। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर लाइट के लिए है, E इज इक्वल टू mv स्क्वायर बन गया पार्टिकल के लिए। ठीक है, बिकॉज c इज इक्वल टू v फॉर पार्टिकल। ठीक है, हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को किससे रिप्लेस करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से रिप्लेस करते हैं, c को, वेलोसिटी ऑफ लाइट को। अच्छा, अगला है E इज इक्वल टू h न्यू, प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपने पढ़ा है, तो न्यू की जगह क्या डाल दिया, c बाय लैम्डा। c किसे बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट को, लैम्डा किसे बोलते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट को। हाँ, तो वेवलेंथ, लेकिन अगर पार्टिकल के लिए बात करेंगे तो c कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, तो फिर वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल हो जाएगी। वेवलेंथ को भी यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं dv। dv समझे, कौन सी वेव्स, डी ब्रॉय वेव्स। ठीक है ना, तो पहले ये फॉर्मूले थे लाइट के लिए, अब हमने बना दिए पार्टिकल के लिए, तो ये बन गया नंबर टू, ये बन गया नंबर वन। अब दोनों ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इक्वेट कर सकता हूं मैं, तो इक्वेटिंग वन एंड टू चेक करो ध्यान से, तो इक्वेट करके मेरे पास बचा mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच वी बाय लैम्डा डी ब्रॉय। ठीक है, डी ब्रॉय की बात चल रही है, एक v कट गया पावर, राइट, तो लैम्डा इधर आ गया, तो लैम्डा आ गया h अपॉन एम वी। तो वेलोसिटी को फिजिक्स में लीनियर, तो डी ब्रॉय वेव का फॉर्मूला आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी। शाबाश, करो इसे, देखो ध्यान से, मैं फिर मोटा मोटा बता देता हूँ। एम सी स्क्वायर लाइट के लिए चलता है, पार्टिकल के लिए सी को वी डाल, एम मास ऑफ द पार्टिकल, वी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। लाइट के लिए एच न्यू चलता है, एच सी बाय लैम्डा, सी की जगह मैं डाल सकता हूँ वी फॉर पार्टिकल। ठीक है, और वेवलेंथ हो जाएगी डी ब्रॉय वाली वेवलेंथ। तो दोनों को इक्वेट किया, तो एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी आ गया डी ब्रॉय वेव का फॉर्म। ठीक है, इतना आप करो फटाफट नोट, फिर आगे चलते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके चले, आ गया समझ। तो क्या फॉर्मूला बना डी ब्रॉय का? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। करना पड़ेगा अब एक बार, जगह कम है हमारे पास। हाँ, इसके न्यूमेरिकल आने हैं सब कुछ। ये टॉपिक ओवरऑल बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल करने शुरू कर दो। साथ साथ में आप लोग न्यूमेरिकल सारे कर नहीं रहे, कुछ बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, करा करो। व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछ लिया करो। वो ऐप है आपके पास, बहुत बढ़िया ऐप है, वहां पे साथ के साथ क्वेश्चन की फोटो खींच के डालो, मैं साथ के साथ आपको सोल्यूशन भेजूंगा। थोड़े एक्टिव हो जाओ बच्चों, करियर मेकिंग टाइम है, ठीक है? पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, किसी और के लिए नहीं पढ़ना। तो पढ़ाई शुरू कर दो अब। ओके चलिए, गुड। पता है मेरे को आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ना शुरू कर दोगे। तो हम पहुंच गए डी ब्रॉय वेव्स का फॉर्मूला। तो अब आप न्यूमेरिकल्स में फॉर्म यूज करोगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ठीक है? लैम्डा फॉर डी ब्रॉय वेव्स है, तो इसे आप डाल सकते हो, वैसे पता ही होना चाहिए, ठीक है? इसे डीबी को डी ब्रॉय वेव्स बोलते हैं या मैटर वेव्स बोलते हैं। फॉर्मूला फॉर मैटर वेव्स और डी ब्रॉय वेव्स, ठीक है? किसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल टू ऑल पार्टिकल्स, टू ऑल पार्टिकल्स हैविंग मास, ठीक है? जिनके पास मास होगा उनके ऊपर ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है? आगे चलें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने इसको मॉडिफाई करके बना लिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी स्टैंड्स फॉर, पी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी को 10th 9th 10th में फिजिक्स पढ़ी होगी, तभी थोड़ा बहुत पता होगा। मास इनटू वेलोसिटी को फिजिक्स में मोमेंटम बोलते हैं। तो h अपॉन p, h इज अ कांस्टेंट नॉन एज, कौन सा कांस्टेंट? प्लैंक कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूँ, काम आएगा। तो ये दो फॉर्मूले अभी अपने टिप्स पे रखो, फिर इसे मॉडिफाई करके और चीजें बना के दिखाते हैं। lambda is equals to h upon mv और lambda is equals to h upon p, two different forms of Broglie waves। एक और मॉडिफाई करके फॉर्मूला बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th 10th में कभी ना कभी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर होती है। मैंने इसे मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया, समझ रहे हो? तो m इंटू एम, ऊपर तो m स्क्वायर बन गया, नीचे m बन गया। mv क्या होता है? p, ठीक है ना? p को mv बोलते हैं, मोमेंटम। तो mv स्क्वायर हो गया, क्या हो गया? p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है जी? तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 2m का स्क्वायर रूट, ठीक है? 2m का स्क्वायर रूट। ke स्टैंड्स फॉर, क्या बोलते हैं ke को? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो h अपॉन p अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया √2m ke। मतलब ये भी आप लगा सकते हो, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड ke स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ओके, ठीक है जी? तो ये सारा अप्लाई करना है, आना चाहिए के फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। चेक करो, सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने हैं, आने चाहिए सबको। कर लो शाबाश। शाबाश, गुड। आ गया सबको समझ? वेरी गुड। करो, नोट करो, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लो, मैं करूँ अब आगे चलूं। हाँ, इसमें दो चार चीजें और समझाने वाली हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। अगर आज बचेगा तो आज ही सिखा देंगे,
ये तो कल सिखा देंगे। अच्छा यही सारे फॉर्मूले यूज होने, H/mv, H/p, H/√2mke। ठीक है, फॉर्मूलों पे ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट तो इजी है, आपको पता है, बस उसे आइडिया मिला और उसने ये फॉर्मूला बना दिया। हाँ, और अब प्रैक्टिकली उसे एस्टैब्लिश किया डेविसन और जर्मन ने, वो भी बताते हैं। तो हुआ यूं, अब डी ब्रॉय ने इसका फॉर्मूला तो कर दिया प्रपोज, दी लैम्डा इज इक्वल टू H/mv होता है, हर मास पार्टिकल के पास वेव होती है। लेकिन इसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, आप इसका नाम याद है, नाम है डेविसन और जर्मर, नोट कर लो, ये पेपर में आता है, कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड्स में भी आ सकता है, कहीं पे भी। किसने पहली बार वेव नेचर को प्रैक्टिकली प्रूव किया पार्टिकल की? इलेक्ट्रॉन्स की वेव निकाली। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, हमने पढ़ा है कंप्यूटर स्टार्टिंग में सारा। तो इलेक्ट्रॉन की प्रूव किया डेविसन और जर्मर ने। तो डेविसन एंड जर्मर प्रूव्ड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली फॉर द फर्स्ट टाइम। ईयर था वो शायद 1827। ओके, डी ब्रॉय ने सिर्फ फॉर्मूला दिया, इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताया। बता भी देता हूं कैसे करा प्रूफ। तो एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने क्या किया, एक बल्ब को हीट किया, राइट। तो ये एक बल्ब है, तो बल्ब को हीट किया, मान लो ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो बल्ब में से इलेक्ट्रॉन की बीम निकली, फिर इलेक्ट्रॉन की बीम को पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड में से, पॉजिटिव नेगेटिव। सो वो मतलब एक कन्फाइंड करके सीधी बीम गई, फिर उसे निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाया, निकल क्रिस्टल, और फिर स्क्रीन पे उसकी डिफ्लेक्शन को नोटिस किया, तो देखा वहां पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने। क्या बने बच्चों? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। मतलब यहां भी जा रहा है पार्टिकल, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, तो मतलब ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया पूरा। हाँ, इसे बोलते हैं स्कैनिटेशन, SC, हाँ, द वर्ड इज स्कैनिटेशन, SCINTILLATION, स्कैंटिलेशन। हाँ, SCINTILLATION, मतलब इसका मतलब है भी ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है, वो जब स्क्रीन पे जाती है तो वो एक जगह नहीं अपना स्पॉट बनाती, रिंग बनाती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की बीम जो वो लोकलाइज नहीं है, डी लोकलाइज है, स्प्रेड है। तो स्प्रेड है तो उसके पास कौन सा नेचर है? क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम? वेव नेचर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये किसका वेव नेचर एस्टैब्लिश कर दिया डेविसन और जर्मर ने? किसका? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूव किया। ठीक है, तो डेविसन एंड जर्मर प्रूव वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या समझा रहा हूं मैं यहाँ पे? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब बल्ब को लाइट की हेल्प से, मतलब आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन की बीम निकली और उसे निकल क्रिस्टल पे फॉल करवाया, ये एक अपर्चर है, स्लिट है, जिसमें से वो बीम जो है बिल्कुल फैले ना, सीधी जाए, और जब वो निकल क्रिस्टल पे फॉल करती है तो जब स्क्रीन पे एक बनाती है स्ट्रक्चर, तो वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर से ये पता चलता है, स्कैंटिलेशन होती है। हाँ, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर से पता चलता है भी इलेक्ट्रॉन इज नॉट पार्टिकल बट इट इज हैविंग व्हिच नेचर? वेव नेचर। तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर एस्टैब्लिश किया डेविसन और जर्मर ने। ठीक है, तो मैं यहां से बोल सकता हूँ डेविसन प्रूव वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली फॉर द फर्स्ट टाइम। हाउ? एज इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑन स्क्रीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या प्रूव करता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रूव करता है। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑन स्क्रीन which shows that it is having wave nature। तो इससे क्या पता चलता है उसके पास कौन सा नेचर होता है? wave nature of electron। तो which shows that it's having wave nature as electron produce ring like structure on screen which shows that it's having wave nature। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने वेव नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया के ऊपर, तो इससे हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। राइट बच्चों, तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था जो प्रूव करके बताता है उनके पास वेव नेचर है। डी ब्रॉय ने सिर्फ थ्योरेटिकली बताया और डेविसन जर्मर ने उसे प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया। तो होप मेरी बातों को समझ रहे हो आप? ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए आइडिया दे दिया कि आपको पता होना चाहिए डेविसन जर्मर कौन थे और उन्होंने क्या किया। उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक करके स्क्रीन के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना। तो
but also like a wave. Yes, तो आना चाहिए समझ, ठीक है। तो ये हम कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूले हो गए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब एक आपको छोटा सा डिफरेंस समझा देते हैं, जो पहले पढ़ के आए हो आप उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते थे। जो आप पढ़ के आए हो लेक्चर नंबर 13 में, लाइट एज अ वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा पूरा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, ये मैटर वेव्स है। तो दोनों का डिफरेंस है, मैं सिखा देता हूँ, खुद तैयार कर लेना। मैं न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ता हूँ फिर, ठीक है। तो वहां पे चलो मैं करवा ही देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपकी नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ, आना चाहिए, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल्स पे आता हूँ बस थोड़ा सा बता के। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। याद है ना, मैंने सब पहले दिन बताया था, तीन चीजें होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। एक दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपकी तरफ वेव आ रही है स्क्रीन की तरफ, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो है से प्रोपगेशन बोलते हैं, आपकी तरफ आ रही है वेव, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। मतलब द वेव विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपगेशन, ऑल थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और मैटर वेव बोलते हैं वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स इन मोशन, वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स इन मोशन आर कॉल्ड मैटर वेव्स, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उन्हें मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेशन के लिए, दे कैन ट्रैवल इन फ्री स्पेस। मैटर वेव्स तो मीडियम में ही प्रोपगेट करेंगी, रादर ये तो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती हैं। सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड फिक्स होती है c, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये सारी मैटर वेव की वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि ये तो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लैम्डा होता है c/ν, इनका लैम्डा होता है h/p। आप समझ रहे हो ना मोटे मोटे डिफरेंस, बहुत इजी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग हैं और मैटर वेव्स हैं, जब कोई पार्टिकल भागता है उसके साथ जो वेव होती है, जब इलेक्ट्रॉन भागता है उसके साथ वेव होती है। एक और बात आपको समझाता हूं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में और कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या ये वेव्स का कोई फायदा है डे टू डे लाइफ में? डे टू डे लाइफ में याद रखना, तो नहीं, डे टू डे लाइफ में कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हम जो चीजों को देखते हैं उन्हें हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज बोलते हैं। मैक्रो, MACRO, मैक्रो का मतलब होता है जो नेकेड आई से विजिबल है। अब जैसे मैंने देख रहा हूं तो मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, ना चश्मा लगाया हुआ है, हालांकि मेरी आईसाइट वीक है, मेरे को लेंस पहनने पड़ते हैं कभी कभी, ना मैंने चश्मा लगाया, ना माइक्रोस्कोप है, कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो नेकेड आई से मेरे को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, मेरे को जर्म्स भी नहीं दिख रहे। मेरे हिसाब से कभी कभी खाना भी खा लेता हूँ गलती से, अब क्लास खत्म करने के बाद एकदम भूख लगती है, फटाफट कुछ खा भी लेता हूँ उठा के, घर वाले डांटते हैं मत खाओ इस पे, आप गंदे हैं आपके हाथ, तो जर्म्स आ जाएंगे, आजकल तो वैसे ही वो कोरोना वायरस है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डे टू डे लाइफ में हम मैक्रो बॉडीज को देखते हैं। मैक्रो मतलब कार को देखते हैं, स्कूटर को देखते हैं, बाइक को देखते हैं जो मूव कर रहे हैं, इंसान भाग रहा है, फुटबॉल है, टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है, इनका मास ज्यादा है तो इनकी वेवलेंथ नेग्लिजिबल है। तो डे टू डे लाइफ में इस फॉर्मूला का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। इस फॉर्मूला का रेलेवेंस आता है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके लिए इसका सिग्निफिकेंस है। माइक्रो के लिए इसका कोई, मैक्रो के लिए, डे टू डे लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ध्यान रखना, ये बना के दिखाता हूं, इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ गया? डेविसन जर्नबर ने प्रूव किया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टाइम के लिए, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया, उससे पता चला भी पार्टिकल है वेव नेचर। और किसका था वो? इलेक्ट्रॉन का था वेव नेचर। हाँ, तो और वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव में डिस्टिंग्विश कर लेना, ठीक है, इजी है वो। क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल इन free space, matter wave cannot. Electromagnetic wave have electric and magnetic field associated with them. Matter waves are associated with material particles. They can travel in free space, they cannot travel in free space. ठीक है, तो ऐसे करके डिस्टिंग्विश है। तो क्वेश्चन इज, डज मैटर वेव्स have significance? क्या मैटर वेव्स का सिग्निफिकेंस होता है? मैटर वेव्स हैव सिग्निफिकेंस इन डे टू डे लाइफ। एवरीडे लाइफ कह लो, ठीक है। तो व्हाट द आंसर इज? नो।
दिस इज योर क्वेश्चन, आंसर इज नो। क्यों नो? नो बिकॉज इन डे टू डे लाइफ we see मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। क्या देखते हैं हम? कौन से ऑब्जेक्ट्स? वी सी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक मूविंग कार, मूविंग बाइक, मूविंग फुटबॉल, कुछ भी, टेनिस बॉल, their mass is considerably large, इनका मास ज्यादा होता है। So wavelength associated with them is small। तो इनके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो क्या होती है? कंपैरेटिवली स्मॉल होती है। No, because in day-to-day life we see macroscopic objects like moving car, moving bike, moving football, tennis ball. Their mass is considerably large, so wavelength associated with them is small. ठीक है? तो इनके साथ wavelength होगी यार। ये देखो ना, lambda is equals to h upon mv। मैं आपको समझाता हूँ, एक बात समझने की कोशिश करो मेरी। मान लो एक 100 ग्राम की बॉल है, ठीक है? 100 ग्राम की बॉल समझते हो ना, क्रिकेट बॉल खेलते हो आप, सारे खेल के ही आए हो। तो 100 ग्राम की बॉल है तो h कितना हुआ? 6.6 10 की पावर माइनस 34। याद है सबको? 100 ग्राम कितना केजी होता है? 0.1 केजी। वेलोसिटी कितनी बोली मैंने? मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। 10 मीटर पर सेकंड तो कोई ज्यादा नहीं है, जब आप शॉट मारोगे तो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो आप इसकी लैम्डा को चेक करो, जो मैटर वेव की लैम्डा है, डिब्रॉय वेव की लैम्डा है, डीवी बोलता हूं मैं, मत बोलो चाहे की मतलब है, आपको समझ आना चाहिए। तो ये हो गया, ये 10 और 0.1 तो कट गया, -34 में बचा। ये बहुत छोटी वेव है बच्चों, इतनी छोटी वेव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब ये आपको ऐसे ही जाएगा, नजर आएगा, ऐसे ऐसे जाता नहीं नजर आएगा। समझे मेरी बात को? तो डे टू डे लाइफ में क्या इसका सिग्निफिकेंस है? नहीं सिग्निफिकेंस है। डे टू डे लाइफ में हम किसको देखते हैं? मैक्रो को देखते हैं। तो इसका फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस कहां पे है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, माइक्रोएटम्स। तो उनके पास वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैक्रो के पास वेव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि मैक्रो मास ज्यादा है, वेवलेंथ बहुत है। समझ गए बात को? तो याद रखना, ये क्वेश्चन बन के आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन आएगा? क्या इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस है? तो आप क्या जवाब दोगे? नहीं सिग्निफिकेंस, क्योंकि हम डे टू डे इसको देख करो। आप उदाहरण देना चाहते हो तो दे सकते हो। कंसिडर अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ इज नेग्लिजिबली स्मॉल। याद रखना, जो वेवलेंथ है वो -8, -9, -10 ये होते हैं लाइट की वेवलेंथ। इतने तक उसका सिग्निफिकेंस होता है। इतनी छोटी वेवलेंथ का क्या सिग्निफिकेंस हुआ? तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो वो उसे वेव ना मान के सीधा मान लोगे तो ठीक हो गया। हाँ, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का मास डालोगे, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? याद करो, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 की पावर माइनस 31 केजी। तो उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो बिल्कुल सिग्निफिकेंट होगी। तो फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन माइक्रो के लिए है, जो छोटे पार्टिकल है, मैक्रो के लिए नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो इसका मतलब अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे ना, मैं आपको बताता हूँ, ये था एक डिब्रॉय आया, उसके बाद हेसनबर्ग आया, आपको नेक्स्ट क्लास में वो भी समझाएंगे, हेसनबर्ग नाम है। एक श्रोडिंगर आया। इन्होंने ये माना भी जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल ना होके वेव है, तो ऑर्बिट ना होके ऑर्बिटल है, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उन्होंने न्यू मॉडल ऑफ एटम दिया, उसे क्वांटम मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं, जो क्वांटम नंबर पे बेस्ड है, जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, ऑर्बिटल का मतलब एक प्रोबेबल रीजन होता है, मैंने क्लासेस में समझाया होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है, पक्का नहीं होता, राइट? तो उसे क्वांटम मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। तो होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई। तो इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस डे टू डे लाइफ में नहीं है, क्योंकि मैक्रो ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, माइक्रो के लिए वेव चलती है, राइट बच्चों? तो होप सारी बातें आपको समझ में आ गई।